नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर हिट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर भी करें। तो मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी से। कल गुरुपूरब को ढाल बनाकर वो सामने आए, उन्होंने कहा माफी मांगी, कहा कि वो माफी मांगते हैं, शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, वो समझा नहीं पाए, कुछ किसानों को वो समझा नहीं पाए। हालांकि ये जो बिल लाए गए थे, ये जो रिफॉर्म्स एक तरह से जिसको वो कह रहे हैं, ये दरअसल 10 करोड़ छोटे किसानों के लिए लाए गए थे। अब मेरा सवाल ये है प्रधानमंत्री जी से, और उसका जवाब दिया जाए कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने किससे माफी मांगी है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता और खुद प्रधानमंत्री जी ने तो उनको आंदोलनजीवी, परजीवी कहा था। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उपद्रवी नक्सली कहा था। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो हैं, उन्होंने ये कहा था, हरियाणा के जो सीएम हैं, किस तरह से लठ लेकर तैयार रहने के लिए कहा गया था। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी ने मवाली कहा था उनको। इसके अलावा और तमाम नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसमें ये कहा गया था कि वो किस तरह से खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, आईएसआई एजेंट हैं, नक्सली हैं, देश के गद्दार हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, अशांति फैलाना चाह रहे हैं। ये कोई किसान नहीं है, ये दरअसल इनको बाहर से फंडिंग आ रही है, फॉरेन की फंडिंग है इनके पास, और बाहर से जो है फंडिंग आ रही है, और इसीलिए ये तमाम लोग जो हैं वो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो आखिर किससे माफी मांगी है प्रधानमंत्री जी ने? और क्या मुट्ठी भर किसानों के आगे प्रधानमंत्री जी झुक गए? छोटे हित के आगे जो है झुक गए प्रधानमंत्री जी? और 10 करोड़ किसानों की जिनकी वो बात कर रहे थे, जिनके लिए रिफॉर्म्स लाए गए थे, उनका ख्याल नहीं किया उन्होंने? तो आप पहले ये एक एक करके, ये 2 मिनट की लगभग वीडियो है, आप एक एक करके ये दरअसल पहले बयान सुनिए उन तमाम नेताओं के, जिनके प्रधान ने, जिनके लीडर ने, हमारे प्रधान सेवक ने ये कृषि कानून जो है वो तो वापस ले लिए, लेकिन उनके तमाम नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, इसको भुलाया नहीं जाना चाहिए। तो आप एक एक करके इन तमाम नेताओं के, बीजेपी के मंत्रियों के और इसके साथ साथ मुख्यमंत्रियों के आप बयान सुनिए। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। के साथ मारपीट की गई है किसानों के द्वारा। मेरा ये सवाल है, देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी है, या दलाल हैं। ये खालिस्तानी और नक्सली आतंकवादियों का गठबंधन है, जो दिल्ली को बार बार जलाना चाहता है, गणतंत्र दिवस को बदनाम करना चाहता है। तो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे। आज भी जितने भी वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के, दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर, तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं, और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। उस टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी करता हुआ यह आंदोलन दिखाई दे रहा है, जो भारत की संप्रभुता के साथ सदैव खिलवाड़ करने का आदी रहा है, कि वही शहरी नक्सली, वही तत्व जो भारत की एकता और अखंडता जिन्हें बर्दाश्त नहीं। दक्षिण हरियाणा में समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग, आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह सठे साठम समाचारे। क्या अर्थ होता है इसका? जैसे को तैसा ठालो ठंडे हैं, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। किस गांव से कितने लोग आए? ये 20, 25, 30 वही गुंडे हैं जिनका काम कुछ नहीं, सिर्फ एनआरकी फैलाना, जो अधिकारियों के साथ मारपीट किसान का नाम लेकर के करते रहे सारे। कहीं कोई भी किसान आपको नहीं मिले।
तो आपने सुन लिया कि किस तरह से क्या क्या उनके लिए कहा गया। ये तक कहा गया कि अगर उनको उठाने में दिल्ली पुलिस जो है असफल है तो किस तरह से वो वहां पर पहुंच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर ये लोग तमाम जो किसान बैठे हुए थे, सिर्फ मुट्ठी भर किसान जो बैठे हुए थे, जैसा बीजेपी कहती रही है, खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था, तो आखिर इनके आगे सरकार क्यों झुक गई और अब क्या किस तरह का नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तरस तो मुझे उन गोदी पत्रकारों पर भी आता है, सहानुभूति है मुझे उन गोदी पत्रकारों से जिन्होंने चाटुकारिता में कोई कमी नहीं की थी, जिन्होंने बूट लिकिंग में कोई कमी नहीं की थी, और अब आप देखिए उनके बॉस ने क्या कर दिया, वो कानून वापस ले लिया। अब कैसे समझाएंगे वो अपने दिल को, कैसे समझाएंगे वो दर्शकों को, कैसे बताएंगे उन कानूनों के बारे में जिनको लेकर उन्होंने सुबह शाम एक प्रोपेगेंडा रचा था, जहां पर उन्होंने किसानों को अय्याश तक बता दिया था, जहां पर दिन रात वो सिर्फ ये बता रहे थे कि ये चंद किसान, ये खालिस्तानी, ये आतंकवादी। देखिए कभी ट्रक पे खालिस्तानी लिखा है, देखिए अब खालिस्तान की एंट्री हो गई है, देखिए अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, तो अय्याश है किसान। क्या क्या उनको कहा था। आखिर अब जब प्रधानमंत्री ने ये कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो बताइए गोदी पत्रकार आखिर करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, मतलब क्या करेंगे? इसको अच्छा बताएंगे, इसको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, तो फिर पहला वाला क्या था? तो अभी उनके लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति जो है वो बन गई है। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला है। कुछ तो आकर ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह से बोल रहे हैं कि अगर अब आपने कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो अब आप ऐसा करिए कि धारा 370 भी क्या वापस ले ली जाएगी, कि CA/NRC जो है उसको वापस ले लिया जाएगा, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहां तक कि डिमोनेटाइजेशन का जिक्र तक कर दिया गया। स्मिता प्रकाश जो है उनकी तरफ से वो कह रही है कि क्या आप 1000 और 500 के नोट जो है क्या वो भी वापस आप ले लीजिए। और इसको लेकर नाविका कुमार से लेकर सुशांत सिन्हा से लेकर और तमाम ऐसे पत्रकार जो हैं वो अपने बिल से निकल आए हैं और वो ये बताने की कोशिश दरअसल कर रहे हैं। एक तरह से एक तरफ नाराजगी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। दरअसल ये देश हित में किया गया है, क्योंकि जो महीनों से जो वहां पर किसान बैठे हुए थे वो एक साजिश रच रहे थे देश के खिलाफ, और कहीं इससे और देश का नुकसान ना हो जाता, तो इसीलिए वापस लेना पड़ा कृषि कानूनों को। तो अब सरकार से पूछा जाए, और या तो फिर सरकार झूठ बोल रही है या फिर इस तरह के पत्रकार जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इतने महीनों का वक्त आखिर क्यों लिया, इतने महीने जो एंटी नेशनल ताकतों को मजबूत क्यों होने दिया गया, अगर वाकई में जो कुछ पत्रकार हैं अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वोट की ये ताकत है, ये वोट की चोट है। और ये लगा था कि अभी हाल ही में जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था जिसमें जाट नेताओं को नजरअंदाज किया गया था, तो उनको ये लग रहा था कि जो दरअसल नुकसान हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो नुकसान हो सकता है किसान आंदोलन का, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं पूर्वांचल से करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इसीलिए इनॉग्रेशन भी किया गया और वहां पर किस तरह से 2000 बसों का इंतजाम करके वहां पर भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही विजय यात्रा हुई अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के, वहां पर बड़ी तादाद में जो लोग इकट्ठा हुए, सुबह 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से ये विजय यात्रा शुरू होकर और रात भी नहीं बल्कि सुबह 5 बजे जाकर ये खत्म हुई, उसने कहीं ना कहीं माथे पे शिकंज जरूर बीजेपी के लाई है और सोचने पर मजबूर जरूर किया है। मैं ये नहीं कह रही कि अखिलेश यादव की उस रैली के बाद ये फैसला लिया गया है, बल्कि जाहिर सी बात है कि सोचा समझा फैसला है, इस पर चिंतन मंथन किया जा रहा होगा और ये समझा जा सकता है कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं 7 राज्यों में, खासतौर पर पंजाब और इसमें उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उसमें हार का डर बीजेपी को सता रहा है। और आप ये समझिए कि कितने मजबूर रहे होंगे साहब कि उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। आप ये देखें कि तालिबान, अफगानिस्तान, मुगल्स, हिंदू मुसलमान, इस्लामोफोबिक एजेंडा, वो तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी वो किसान आंदोलन के आगे उनको झुकना पड़ा, वो बिल वापस लेने पड़े, क्योंकि उनको लगा ये सब भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग नाराज हैं, लोग महंगाई से नाराज हैं, लोग कोविड के मिसमैनेजमेंट से नाराज हैं, लोगों ने वो गंगा में तैरती हुई लाशें देखी हैं, अपनों को खोया है, लोग उससे नाराज हैं, लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से नाराज हैं, लोग बेरोजगारी से नाराज हैं, शिक्षक नाराज हैं, छात्र नाराज हैं, बेरोजगार नौजवान नाराज हैं, किसान नाराज हैं। बताइए तो सही कौन सा एक ऐसा तबका है जो सरकार से खुश है? वो उनको आप छोड़ दीजिए,
जो भक्त मंडली है उनको आप छोड़ दीजिए, जो राइट विंगर्स हैं कि उन कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा तबका है जो सरकार से नाराज नहीं है और ये सरकार को अच्छे से पता है, उनका इंटरनल सर्वे भी उन्हें बता रहा है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है और इसीलिए उन्होंने इस किसान आंदोलन के आगे वो झुके और उनको कृषि कानूनों को उन्हें वापस लेना पड़ा, क्योंकि आगे उन्हें इलेक्शन में जाना है, रैलियां शुरू होनी है प्रधानमंत्री की। और आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर जब बीजेपी के नेता जा रहे हैं तो कैसे उन्हें खदेड़ा जा रहा है, कुछ जगह तो मारपीट तक की नौबत आ गई थी। तो ऐसे में उन्हें मुंह छिपाना है, वहां पर जाना है। तो अब आप ये देखिए कि वो तमाम नेता अब किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले इन्हीं किसानों को किन किन नामों से पुकारा था और अब जब कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो वो क्या दलील देंगे। तो दरअसल एक ऐसी हड्डी बन गया है सरकार के लिए जो ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। कृषि कानून वापस लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि सरकार की मुश्किलें कम हो गई हैं तो ऐसा नहीं है। किसान लगातार ये कह रहे हैं, कल भी जो बॉर्डर्स पर जो कुछ पत्रकार वहां पर गए तो उन्होंने ये कहा कि हम वो सब कुछ भूले नहीं है जो हमारे साथ किया गया है और अभी भी जिस तरह से पार्लियामेंट से इसको पास किया गया उसी तरह से वापस लिया जाए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। राकेश टिकैत का ये कहना है कि हमें सरकार पर यकीन अभी भी नहीं है। कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।